चैप्टर 541 एक माँ से उसका बच्चा छीन लोगे। ये सुनकर कि अभिमान उसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, आराध्या की सांस अटकने लगी थी। वो खुद को जैसे तैसे संभाल रही थी। एक ही दिन में उसे क्या कुछ पता नहीं चल गया था। जहां वो ये सारी बातें सुनकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, वही उस कमरे में सिसकियों की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। आराध्या चीखकर रोना चाहती थी, अभिमान के सामने जाकर उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उस वक्त कमरे में जाना, किसी की निजी जिंदगी में झांकना आराध्या की फितरत में नहीं था। उसके कदम चौखट को पार करने की हिम्मत रखते ही नहीं थे। इतने में अभिमान की आवाज आई, अंडस्को, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, किसी और को नहीं। तभी तो मैंने आराध्या से दूरी बनाकर रखी हुई है। देखो, फिक्र मत करो, जैसे ही बच्चा होगा मैं आराध्या से बच्चा ले लूंगा और उसे डाइवोर्स दे दूंगा। फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही, और घर वाले भी आज नहीं तो कल तुम्हें अपना ही लेंगे। फिक्र मत करो, इतना मत सोचो। कनिका थोड़ा गुस्से में बोली, अंडस्को, कैसी बातें करते हो, आपके दिल में तो दया है नहीं, लेकिन मेरे दिल में तो है। आराध्या को उससे बच्चा लेकर उसे छोड़ दोगे? कुछ तो शर्म करो, एक माँ से उसका बच्चा छीन लोगे। अभिमान बोला, अंडस्को, ओहो, तुम समझती क्यों नहीं? मैं आराध्या से बच्चा ले लूंगा तो आराध्या अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू कर सकती है। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी में उससे पहले आई, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो प्रेग्नेंट है, वरना मैं सारी बातें बहुत पहले बता देता। कनिका और वो लड़का बात कर रहे थे और कनिका की नज़र दरवाजे पर ही थी, जहां उसे आराध्या थोड़ी सी दिखाई दे रही थी और उसके आंखों में दुनिया भर के आंसू थे। कनिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने उस लड़के को मिरर की तरफ देखने का इशारा किया। उस लड़के ने भी मिरर की तरफ देखा तो उसे भी आराध्या दिखाई दी। उसने और ज्यादा अभिमान की आवाज में बात करते हुए कहा, अंडस्को, देखो कनिका, मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर था, इसलिए मैंने आराध्या से शादी कर ली, वरना मुझे आराध्या जैसी लड़की पसंद नहीं है, कभी पसंद नहीं है। मैं ऐसी लड़कियों को पसंद कर ही नहीं सकता, वो मेरी स्टैंडर्ड की नहीं है। कहाँ वो गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली छोटी सोच नानू के बॉडीगार्ड की बेटी है वो। मेरा तो उस लड़की को देखने का भी जी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मम्मी पापा की प्रेशर से शादी करनी पड़ी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर मैं आराध्या के मुंह पर पैसे मारकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। कनिका थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए और सुबकते हुए बोली, अंडस्को, अभिमान, तुम्हें आराध्या पर तरस नहीं आता, मुझे तो आता है। अभिमान बोला, अंडस्को, देखो, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मुझे बस तुम पर प्यार आता है, तुम पर तरस आता है, तुम पर दया आती है, जो कुछ आता तुम पर आता है। किसी और लड़की के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, न तरस, ना दया, ना प्यार, कुछ भी नहीं। खैर छोड़ो, तुम कुछ खाने को ऑर्डर कर लो, मैं नहाकर आता हूँ। इतना कहकर वो लड़का टॉवल लपेटकर बेड से खड़ा हो गया। आराध्या को थोड़े से खुले दरवाजे में उस लड़के की कमर दिखाई दे रही थी। वो लड़का बिल्कुल अभिमान जैसा था। पीछे से देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अभिमान है, और आराध्या ने भी यही मान लिया कि वो अभिमान है। वो लड़का वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही ना जाने आराध्या के अंदर कहाँ से हिम्मत आई। उसने हल्का सा गेट खोला और कांपते पैरों से अंदर गई। वहां जाकर उसने देखा तो कनिका बेड पर बैठी हुई थी और उसने खुद को चादर में लपेटा हुआ था। ये देखकर आराध्या की हालत और खराब हो गई, जबकि वो जानती थी कि कनिका और अभिमान के बीच क्या हुआ। कनिका ने आराध्या को वहां देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक बार वॉशरूम की ओर देखा और एक बार कनिका की ओर। कनिका एक्टिंग करते हुए धीरे से बोली, अंडस्को, आराध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आराध्या ने कांपते होठों से कहा, अंडस्को, सच सच बताओ, जो मैंने सुना वो सच है। कनिका ने आंखें नीचे कर ली। आराध्या का मन कर रहा था वो जोर जोर से रो पड़े, लेकिन रोई नहीं, खुद को संभाल लिया। इतने में कनिका ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, तुमने जो देखा जो सुना सब कुछ सच है। यकीन नहीं आता तो अभिमान अभी बाहर आएंगे, उनसे पूछ लेना। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अभिमान, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं,
लेकिन मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ। मेरा बच्चा मेरी झोली में डाल दो और हमारी जिंदगी से चली जाओ। एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हें अभिमान से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। आराध्या ने ये सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आंसुओं की धारा उसकी बंद आंखों से बह रही थी। फिर वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप पलट कर जाने लगी। कनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से बैग से उतरी और थोड़ा सा चलकर आराध्या के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद मत करो। प्लीज मेरे अभिमान को ये बच्चा देकर उसकी जिंदगी से चली जाओ। मैं वादा करती हूँ इस बच्चे को सारी खुशियाँ दूंगी, वो सब कुछ दूंगी जो एक माँ करती है। मैं बच्चों के लिए बहुत तड़पती हूँ। आराध्या, तुम तो अपनी जिंदगी शुरुआत कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं तो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। मैं बांझ हूँ आराध्या। कहते कहते कनिका ने इतनी सॉलिड एक्टिंग की कि आराध्या को उसकी बातों पर यकीन होने लगा। लेकिन फिलहाल तो उसे वहां से जाना था। उसने कनिका को अपने सामने से हटाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही कनिका अपने कमरे के गेट के बाहर तक आई। वो आराध्या को कॉरिडोर से जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और तभी पीछे से उस लड़के ने कनिका को बाहों में भरते हुए कहा, अंडस्को, काम हो गया। कनिका ने पलटकर उस आदमी को देखा और बोली, अंडस्को, हाँ हो गया, बेचारी टूट कर गई है। वो सब छोड़ो, ये बताओ बाकी के पैसे कब मिलेंगे। वो लड़का बोला, अंडस्को, जाकर मिस्टर ओबरॉय से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। इतना कहकर वो कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। कनिका ने भी दरवाजा बंद किया और वापस आकर एक दूसरे सोफे पर बैठ गई और अपने सिगरेट को जलाते हुए बोली, अंडस्को, विक्रांत, मेरी बात तुमसे हुई थी, मिस्टर ओबरॉय से नहीं तो पैसे तुम मुझे दोगे। मिस्टर ओबरॉय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक नहीं दो काम कर रही हूँ, तो पेमेंट भी डबल मिलनी चाहिए। विक्रांत ने हंसकर कहा, अंडस्को, कौन से डबल काम कर रही हो। वो लड़की विक्रांत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अंडस्को, शायद तुम भूल गए हमने अभी अभी क्या किया। मैं उसी की बात कर रही हूँ। विक्रांत के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। वो बोला, अंडस्को, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने एंजॉय नहीं किया। कनिका बोली, अंडस्को, फालतू की बातें मुझसे मत करो विक्रांत, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। विक्रांत बोला, अंडस्को, मैंने सुना है तुमने अभिमान से भी 10 लाख रुपए झटक लिए, उनका भी कोई हिसाब है या नहीं। कनिका बोली, अंडस्को, अभिमान से मैं जितने भी पैसे लूंगी उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है और ना ही तुम्हें इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए। आखिर इतने बड़े रिस्क का काम भी तो मैं कर रही हूँ। अगर अभिमान को या किसी भी रघुवंशी को पता चल गया कि मैंने उनकी बहू के साथ क्या क्या किया है तो सीधा गोली मेरे माथे पर मारेंगे और ये बात मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो रघुवंशी कितने खतरनाक है और पैसे देने के लिए तुम लोग नखरे दिखा रहे हो। विक्रांत हंसकर बोला, अंडस्को, टेंशन मत लो, जैसे ही इन दोनों के बीच में डिवोर्स होगा उसी दिन 1 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तब तक अभिमान ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं उस पर एंजॉय करो। कनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वो बोली, अंडस्को, कुछ पैसे इस बुढ़िया के अकाउंट में भी डाल देना, ऐसा ना हो सीनियर रघुवंशी के सामने सब कुछ बोल दे। विक्रांत बोला, अंडस्को, फिक्र मत करो, उस बुढ़िया को तो मैंने पहले ही 2 लाख रुपए देकर हरिद्वार भेज दिया। वैसे एक बात कहूँ, कमाल की एक्टिंग करती हो बुढ़िया। इतना कहकर विक्रांत और कनिका हंसने लगे। कनिका की सिगरेट खत्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उसने एक धुएं का छल्ला बनाकर विक्रांत की ओर उछाला। विक्रांत जो कि अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, उसने कनिका को देखकर कहा, अंडस्को, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। कनिका बोली, अंडस्को, अभी भी कुछ बाकी है। विक्रांत बोला, अंडस्को, हाँ अभी तो बहुत बाकी है। आराध्या मासूम है, उसने हमारी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन अभिमान के मन में भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग डालनी है। वो थोड़ा तेज है, इतनी जल्दी मानेगा नहीं, लेकिन अगर अभिमान को भी गलतफहमी हो जाए तो आज ये रिश्ता टूट जाएगा और उसके बाद मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगा। इतना कहकर विक्रांत ने कनिका की ओर देखा और बोला, अंडस्को, और तुम भी इंडिया छोड़ देना, वरना गलती से भी रघुवंशी फैमिली के हाथ आ गई तो जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं।
कनिका ने हमें गर्दन हिला दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब से डर ने जन्म ले लिया। उसे अगले ही पल वो सब याद आ गया जो अभिमान ने उसे बहन बनाकर कहा था। लेकिन कनिका जैसी लड़कियों के अंदर इमोशंस नहीं होते, इसलिए उसने अभिमान के साथ ये सब कर दिया। दूसरी तरफ आराध्या गाड़ी में बैठी हुई थी। वो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और बार बार फ्रंट मिरर से आराध्या की हालात को देख रहा था, लेकिन मजाल उसे आराध्या पर थोड़ा भी तरस आया हो, बल्कि वो तो इंतजार कर रहा था कि कब वो अपने काम से फ्री हो और अपने पैसे लेकर हमेशा के लिए राजस्थान छोड़ दे। इस प्लान में जिन लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा था उन सब ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग इंडिया छोड़ देंगे, लेकिन जिन्हें कम मिल रहा था वो बस राजस्थान छोड़ना चाहते थे और वो ड्राइवर भी उनमें से एक था। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होते ही अभिमान ने अपना फोन चेक किया तो उसमें आराध्या की अनगिनत मिस कॉल थी। अभिमान थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने आराध्या को कॉल बैक किया, लेकिन अब आराध्या अभिमान से बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपने फोन को देखा और उसे स्विच ऑफ कर दिया। आराध्या अब भी आंखों में पानी लिए गुमसुम सी गाड़ी में बैठी हुई थी और तभी गाड़ी रुकी। ड्राइवर बोला, अंडस्को मैम, हम मेंशन आ गए। आराध्या ने मेंशन की ओर देखा। उसका मन अब मेंशन में जाने का नहीं था, लेकिन फिर अपने इसने आंसू पोंछे और मन ही मन बोली, अंडस्को मुझे अभिमान से जवाब तो चाहिए ही, उसे आज जवाब देना होगा। वो मेरे साथ ये सब नहीं कर सकता। जब तक वो मुझे जवाब नहीं देगा तब तक मैं भी इस मेंशन से नहीं जाऊंगी। इतना सोचकर आराध्या ने एक बार फिर अपने आंसू पोंछे और चुपचाप गाड़ी से उतर गई और मेंशन के अंदर चली गई। उसके जाते ही ड्राइवर ने विक्रांत को कॉल करते हुए कहा, अंडस्को सर, आप तो कह रहे थे कि वो मेंशन नहीं जाएगी, लेकिन वो तो मेंशन चली गई, अब क्या करूं? विक्रांत बोला, अंडस्को जितनी जल्दी हो सके राजस्थान छोड़ दे, बाकी मैं संभाल लूंगा, निकल वहां से। ड्राइवर ने हमें गर्दन हिलाई, गाड़ी से उतर गया और अपनी टोपी ठीक करता हुआ चुपचाप मेंशन से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसने गेटकीपर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। शायद वो गेटकीपर के साथ साठगांठ करके मेंशन के अंदर आया था। उसके जाते ही गेटकीपर ने अपने साथी से कहा, अंडस्को देखो यार, मैं कब से कह रहा हूँ कि गांव जाऊंगा, मुझे अब गांव जाना है। तुम ही मैडम से बात कर लेना, उन्हें बता देना कि मेरी बेटी की शादी है और इसीलिए मैं चला गया। इतना कहकर वो गेटकीपर भी वहां से चला गया, क्योंकि उसे भी अपनी जान प्यारी थी। वही दूसरी तरफ अभिमान टेंशन में आ गया। तभी युग ने अभिमान के कंधे पर मारकर कहा, अंडस्को क्या हुआ अभिमान, कोई प्रॉब्लम है? कब से देख रहा हूँ फोन में लगा हुआ है। अभिमान बोला, अंडस्को आराध्या मुझे कॉल कर रही थी, करीब 20-25 मिस कॉल आए हैं और अब मैं कर रहा हूँ तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। युग बोला, अंडस्को तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? मेंशन में तो कितने लोग हैं, किसी के फोन पर भी फोन कर दे। अभिमान ने युग की तरफ देखा और सबसे पहले मेंशन के मैनन नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बजता रहा, किसी ने रिसीव नहीं किया, यहाँ तक कि किसी नौकर ने भी नहीं। चैप्टर 542 आराध्या शिवाय रघुवंशी नाम है। अभिमान कुछ सोच ही रहा था और तभी युग ने कहा, अंडस्को यहाँ क्यों खड़ा है? एक और मीटिंग अटेंड करनी है, पता है न आज सीनियर रघुवंशी ऑफिस नहीं आने वाले। अभिमान ने हमें गर्दन हिलाए और वो दोनों एक बार फिर मीटिंग रूम की ओर चले गए। करीब 1 घंटे बाद अभिमान और युग दोनों मीटिंग रूम से बाहर आए। अभिमान बोला, अंडस्को युग बाकी का काम तो संभाल ले, मैं घर जा रहा हूँ, शायद कुछ अर्जेंट है तभी तो आराध्या ने इतनी बार कॉल कर लिया, वरना वो ऐसे कॉल नहीं करती। इतना कहकर अभिमान तेज कदमों से अपने केबिन की ओर जाने लगा। वो अपने केबिन में गया, उसने ड्रॉर खोला, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन वो केबिन का दरवाजा खोलता उससे पहले ही उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। अभिमान ने फोन देखा तो उस आदमी का फोन था, जिस आदमी को अभिमान ने कार्तिक की गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। अभिमान इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो फोन अर्जेंट था। अभिमान ने फोन उठाकर कहा, अंडस्को कहो क्या बात है? वो आदमी बोला, अंडस्को सर आप मुझे इस वक्त मिल सकते हैं, मेरे पास जितने भी एविडेंस है मैं आपको दे दूंगा। अभिमान ने टाइम देखा तो शाम के 4 बजे बज रहे थे। अभिमान बोला, अंडस्को हम कल मिलते हैं।
वो आदमी बोला, अंडरस्कोप, नहीं सर कल नहीं, मुझे अभी मिलना है। आप समझ नहीं रहे, प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट, अभी मिल लीजिए। अभिमान उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर पाया और बोला, अंडरस्कोप, ठीक है, मेरे घर के रास्ते में एक रेस्टोरेंट है, वहीं आ जाओ। इतना कहकर अभिमान ने फोन कट किया और वहां से चला गया। अभिमान ड्राइव कर रहा था। उसने कुछ मिनट बाद गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रोकी जहां उसने उस आदमी को मिलने के लिए बुलाया था। अगले 20 मिनट में अभिमान उस आदमी के सामने बैठा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा डर था। अभिमान बोला, अंडरस्कोप, बताओ कौन है कार्तिक की गर्लफ्रेंड? ये सुनकर वो आदमी बोला, अंडरस्कोप, सर पहले वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, अपना आपा नहीं खोएंगे। अभिमान ने उसे देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्कोप, तू चाहता है मैं यही सबके सामने तुझे पीट दूं? चुपचाप बता कौन है वो लड़की जिसकी वजह से कार्तिक ने सुसाइड की। उस आदमी ने अपना सलाइवा गटका और बोला, अंडरस्कोप, सर वो सर मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरे पास पूरे प्रूफ है, वो एक्चुअली वो लड़की आपके घर में ही रहती हैं। ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसके घर में तो कोई ऐसा नहीं था जो ऐसा हो कि जिसकी वजह से कोई सुसाइड कर ले। उसने एक बार फिर उस आदमी की तरफ गुस्से में देखा तो वो आदमी अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, अंडरस्कोप, सर आराध्या मैमा। ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अगले ही पल उस आदमी का कॉलर पकड़कर वही टेबल पैर दबा दिया और उसकी आंखों में देखकर गर्राते हुए बोला, अंडरस्कोप, जानते भी हो किसका नाम ले रहे हो? बीवी है मेरी आराध्या, शिवाय रघुवंशी नाम है उसका, कोई राह चलती लड़की नहीं जिसका नाम तुम बिना सोचे समझे ले रहे हो। उस आदमी ने हाथ जोड़ लिए और आसपास देखने लगा तो आसपास सब उसे देख रहे थे। वो आदमी धीरे से बोला, अंडरस्कोप, सर मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको एविडेंस दिखा देता हूँ। अभिमान ने उस आदमी का कॉलर छोड़ दिया और टेबल पर रखा हुआ सारा सामान नीचे गिर गया। अभिमान गुस्से में वहां से चला गया और पार्किंग एरिया में आ गया। वो आदमी भी चुपचाप पार्किंग एरिया में आ गया और उसने कुछ फोटोग्राफ्स अभिमान की ओर बढ़ाई। अभिमान ने फोटोग्राफ्स को पकड़ लिया और देखने लगा। वो फोटोग्राफ्स कार्तिक और आराध्या की थी। अभिमान देख रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई, गुस्से में उसका चेहरा जल रहा था। वो सारी फोटोग्राफ्स सही थी। अभिमान ने गुस्से में उस आदमी को देखा तो वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, अंडरस्कोप, सर आपको यकीन नहीं आता तो मैडम से पूछ लेना कि क्या वो कार्तिक को जानती है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक ऑडियो प्ले की। उस ऑडियो में आराध्या की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ से कार्तिक की थोड़ी सी ही आवाज सुनने के बाद उस आदमी ने ऑडियो बंद कर दी और बोला, अंडरस्कोप, सर ये वही ऑडियो है जो मैंने आपको भेजी थी और आपके फोन से डिलीट हो गई। अभिमान ने गुस्से में उस आदमी का मोबाइल ले लिया और उसे ऑडियो को फिर से प्ले किया। कार्तिक बोला, अंडरस्कोप, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो, मर जाऊं मैं? तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? अगर तुम यही चाहती हो तो कह क्यों नहीं देती, मर जाता हूँ। मैं कब तक अपने प्यार को लेकर तुम्हारे पीछे भागूंगा? तुम्हें तो मुझ पर तरस नहीं आता। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें खुश रखने के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट तुम्हें दिए, लेकिन जब से तुम्हें पता चला है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तब से तुमने तो मुंह ही फेर लिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या करूं मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए? दूसरी तरफ से आराध्या बोली, अंडरस्कोप, देखो कार्तिक, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे एग्जाम है और मुझे पढ़ना है। इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया। कार्तिक ने फिर से कॉल किया और इस बार गुस्से में बोला, अंडरस्कोप, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम समझती क्यों नहीं, तुम्हारे बिना मेरी सांसें अटक अटक कर चलती हैं। प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा। प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर रहा हूँ। प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं सच कहता हूँ मर जाऊंगा। आराध्या ने गुस्से में कहा, अंडरस्कोप, मरना है तो मर जाओ, मेरी जिंदगी से भी कलह कट जाएगा। मेरा दिमाग मत खराब करो, जो करना है करो, लेकिन मुझे फोन मत करो। इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया और इसी के साथ ऑडियो खत्म हो गई। अभिमान जहां खड़ा था वही घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
लेकिन आंखों देखी बात को झुठला भी नहीं सकता था। ऊपर से उस आदमी का ये बोलना कि आप मेमा से जाकर पूछ लेना कार्तिक कौन है, इस बात को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। अभिमान ने लाल आंखों से उस आदमी को देखा तो वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, सर मैं ये सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ही फोन करके परेशान कर दिया। सर मैं तो यही कहूँगा कि जो हो गया सो हो गया, आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना चाहिए, मेमा को एक मौका देना चाहिए। अभिमान ने खुद को संभाला, अपनी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। आराध्या को लेकर उसकी अपनी एक ओपिनियन बन गई, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि आराध्या से कार्तिक के बारे में जरूर पूछेगा। अभिमान उठ गया, उसने पलटकर उस आदमी को देखा और बोला, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर किसी को भी पता चल गया तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। उसके जाते ही वो आदमी वही पार्किंग की एक सीढ़ी पर बैठ गया और तभी उसके पास एक कॉल आया। उस आदमी ने फोन रिसीव किया तो फोन पर किसी आदमी ने कहा, बहुत ज्यादा ज्ञान देना आ रहा है कि मैडम को माफ कर दो, एक मौका दे दो, शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना सीखो, तू भूल गया हम तेरा क्या कर सकते हैं। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर देखिए आपने जो कहा था मैंने कर दिया, अब मेरा पीछे छोड़िए, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। फोन में से आवाज आए, दूर तो हम तुझे भेज कर ही रहेंगे, हमें कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना। उस आदमी ने अपने फोन को हैरानी से देखा और तभी सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आई और उस गाड़ी से उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी ऑन द स्पॉट मर गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। उसने शिवांगी को उतरने के लिए कहा और शिवांगी भी उतरकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने बाइक स्टैंड पर लगाए और फिर वो शिवांगी को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक टेबल पर बैठे थे और उनका ऑर्डर उनके सामने था। अनिरुद्ध ने थोड़ा सा पास्ता लिया और उसमें फूंक मारकर शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो तितली, डॉक्टर ने तुम्हें क्लीन चिट दे दी, तुम मेंटली बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी। शिवांगी ने पास्ता खा लिया और बोली, तितली को और क्या सीखना है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध बोला, बहुत सारी चीज, जैसे अभी तुम ठीक से बात नहीं करती। तितली बोली, करती तो हूँ, तुमसे कितने अच्छे से बात करती हूँ। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, हाँ करती हो, लेकिन और अच्छे से बात करनी है और तुम्हारी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है, वो मैं शिवाय अंकल से पूछ लूंगा, तुम बस मन लगाकर अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ा बहुत पास्ता खाने के बाद शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तुमसे एक बात पूछूं? अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि जब जब शिवांगी कुछ पूछती थी, खतरनाक ही पूछती थी। उसने आसपास नजर घुमाई तो कुछ लोग उनके आसपास बैठे हुए थे। अनिरुद्ध अपना चेहरा शिवांगी के चेहरे के पास लेकर गया और धीरे से बोला, हाँ जो पूछना है पूछो, लेकिन बहुत धीरे से और मेरे कान में। शिवांगी अनिरुद्ध के कान के पास अपने हाथ लेकर गई तो अनिरुद्ध को एक सनसनाहट सी महसूस हुई। उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। शिवांगी ने धीरे से बहुत प्यार से कहा, तुम मुझसे शादी करने वाले हो। ये सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा सा दूर हो गया और शिवांगी को हैरानी से देखने लगा। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ मैं गर्दन हिला दी और ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तितली की शादी होगी, सच में होगी, बताओ ना अनिरुद्ध, बताओ ना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होगी, उसके बाद 2 साल बाद। शिवांगी खुश हो गई। वो अनिरुद्ध के पास थोड़ा सा खिसकी और बोली, फिर तो बहुत मजा आएगा ना अनिरुद्ध, मैं अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूंगी, तुम घोड़ी पर मुझे लेने आओगे, फिर हम भी मंडप में बैठेंगे, फिर पंडित जी मंत्र बोलेंगे, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में होगा, फिर हम एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे और फिर हमेशा खुश रहेंगे, और फिर भगवान जी हमें भी एक छोटा सा बेबी दे देंगे, कितना मजा आएगा ना। मैं, तुम, हमारा बेबी, मम्मी पापा, हमारी फैमिली हो जाएगी और फिर हम कभी कभी मेंशन भी जाया करेंगे। आराध्या दीदी से मिलने कितना मजा आएगा। कब होगी हमारी शादी? 2 साल तो बहुत दूर है,
अनिरुद्ध जल्दी कर लेते हैं ना शादी। अनिरुद्ध तो आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था। आज शिवांगी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक ठाक और सही कहा, एक भी शब्द इधर उधर नहीं किया। यानी शिवांगी अब काफी हद तक लैंग्वेज पर कमांड बना चुकी थी। अनिरुद्ध कुछ देर तक तितली को ही देखता रहा और उसे तितली के साथ बिताए हुए पल याद आ गए। शुरू से लेकर अब तक जो भी वक्त उसने तितली के साथ बिताया था, वो सारा वक्त अनिरुद्ध की आंखों में किसी रिल की तरह घूम रहा था। कैसे मिली थी तितली, एकदम बीमार सी, मरियल सी। अनिरुद्ध ने तितली को कितना सुंदर बना दिया था, एकदम परी जैसी। और तितली की बातें, वो तो किसी का भी दिल जीत सकती थी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर तितली के गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोला, अंडस्को, खाना खाओ, ज्यादा बातें नहीं सोचते, जब शादी होनी हो जाएगी। तितली थोड़ा सा एक्साइटेड थी। अनिरुद्ध की बात सुनकर उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपना पास्ता एंजॉय करने लगी। अगले ही पल अनिरुद्ध ने बाइक अपने अपार्टमेंट के पार्टी में रोकी। तितली आंखें बंद किए हुए अनिरुद्ध की कमर पर सर रखकर बैठी हुई थी। उसे बाइक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, अपनी आजादी को महसूस करती थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा हाथ हिलाकर शिवांगी से कहा, अंडस्को, उठो तितली, अब सोती रहोगी क्या? शिवांगी बिना खोले बोली, अंडस्को, तितली सो नहीं रही, बस अनिरुद्ध को महसूस कर रही है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अंडस्को, अच्छा अब उतर जाओ, बहुत थक गया, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। शिवांगी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध ने भी बाइक स्टैंड पर लगाए। तभी उसने अपनी बाइक के मिरर में शिवांगी को देखा और उसे अचानक से शिवांगी की एक्साइटमेंट याद आ गई, जब वो रेस्टोरेंट में नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। आज न जाने क्यों अनिरुद्ध की नीयत खराब हो रही थी। वो बहुत देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज उसका मन था शिवांगी के साथ थोड़ी सी शरारत कर ले। आखिर अब उससे शादी करने वाला है, तितली पर उसका पूरा अधिकार है। चैप्टर 543 किस। अनिरुद्ध बाइक से उतरा। उसने बाइक स्टैंड पर लगाई और पार्किंग में देखने लगा। इस वक्त पार्किंग में कोई नहीं था। शिवांगी भी खड़े होकर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। अनिरुद्ध ने कुछ सोचकर शिवांगी की कमर पर हाथ रखकर अपने करीब किया और शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, तुम उस दिन मुझसे कुछ पूछ रही थी। शिवांगी ने हैरानी से कहा, अंडस्को, क्या पूछ रही थी? अनिरुद्ध ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, उस दिन तुम पूछ रही थी ना, टीवी में वो पति पत्नी कुछ कर रहे थे। अब शिवांगी तो दुनिया भर के सीरियल देखती थी, उसे क्या पता अनिरुद्ध किस बारे में बात कर रहा है। वो बोली, अंडस्को, तितली को तो याद नहीं आ रहा कब पूछ रही थी। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अब उसे तितली को किस भी करना था और उसे समझाना भी था। फिर वो कुछ सोचकर बोला, अंडस्को, भूल गई तितली, उस दिन जब तुम टीवी देख रही थी और मैंने रिमोट से टीवी बंद कर दिया था और कहा था कि उल्टी सीधी चीज नहीं देखते, उस दिन की बात कर रहा हूँ। शिवांगी फिर से सोच में पड़ गई। ऐसा तो अनिरुद्ध कई बार कर चुका था, अब वो किस दिन की बात कर रहा था शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था। शिवांगी के चेहरे को देखकर अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली, जैसे उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा हो। वो भी भैंस के आगे बीन बजा रहा है। और तभी उसकी नजर लिफ्ट की तरफ गई जहां से एक कपल निकलकर बाहर आ रहा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को छोड़ दिया और फिर ऐसे ही खड़ा रहा। शिवांगी बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध तुम कुछ कह रहे थे। अनिरुद्ध ने उसे चुप रहने का इशारा किया ताकि वो कपल वहां से चला जाए। शिवांगी को इशारा समझ नहीं आया और वो बोली, अंडस्को, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अनिरुद्ध ऊपर क्यों नहीं जा रहे? चलो ना, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। अनिरुद्ध को आज पहली बार शिवांगी पर सच में गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करता, उसकी हालत देखकर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उसने दांत पीसते हुए शिवांगी को देखा, फिर उसकी कलाई को पकड़ा और लिफ्ट की तरफ चलते हुए कहा, अंडस्को, चलो चलते हैं, पूरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी, चलो। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर लिफ्ट के अंदर आ गया। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखकर बोली, अंडस्को, हुआ क्या है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तितली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बताओ क्या हुआ? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी तरीके से नाकाम कोशिश करता हुआ गुस्से में तितली को देख रहा था और तितली मासूम सी तितली बनकर अनिरुद्ध को देख रही थी।
तभी लिफ्ट रुक गई, जैसे अनिरुद्ध को इशारा हुआ हो कि वो थोड़ी देर तो अपनी मनमानी कर सकता है। लिफ्ट रुकने की वजह से तितली एकदम से घबरा गई। उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ ली तो अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, कुछ नहीं हुआ, तितली थोड़ी देर में चलने लगेगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम फिक्र मत करो। तितली ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसने अब भी अनिरुद्ध को कसकर पकड़ हुआ था। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उसने हल्का सा पलटकर तितली को देखा और बोला, अंडरस्को, तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा? तितली बोली, अंडरस्को, क्या याद नहीं आ रहा? अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ तितली के गाल पर रखा और अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को, याद करो ना, उस दिन वो मूवी में क्या कर रहे थे और तुम मुझसे पूछ रही थी। तितली हैरानी से अनिरुद्ध को देखकर बोली, अंडरस्को, मुझे सच में याद नहीं आ रहा, तुम बता दो ना क्या कर रहे थे। अनिरुद्ध ने एक बार फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में मैं इतनी बेवकूफ लड़की से शादी करने वाला हूँ। और तभी लिफ्ट चलने लगी। अनिरुद्ध ने अपना हाथ तितली के गाल से हटा लिया और उसे किस करने का ख्याल छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुकी और अनिरुद्ध शिवांगी लिफ्ट से बाहर आए। वो दोनों अपने फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने कॉरिडोर में देखा तो कोई नहीं था। एक बार फिर अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर प्यार से कहा, अंडरस्को, तुम भूल गई उस दिन वो कपल टीवी में क्या कर रहा था और मैंने तुमसे कहा था ये सब मत देखा करो, ये सब देखने की चीज नहीं है, तुम बिगड़ जाओगी। तितली कुछ बोलती उससे पहले ही फ्लैट का दरवाजा खुला। सामने वंदना खड़ी थी। अनिरुद्ध ने एक बार अपनी मां को देखा और एक बार अपने होने वाली बीवी को, फिर गुस्से में नामे गर्दन हिलाकर अंदर चला गया। उसके जाते ही वंदना ने कंधे उचकाकर शिवांगी को देखकर कहा, अंडरस्को, इसे क्या हुआ? शिवांगी बोली, अंडरस्को, पता नहीं माँ, कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। इतने में शिवांगी के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने अनिरुद्ध को देखा जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। फिर वो चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध, मुझे याद आ गया, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और मैं उसे बहुत ध्यान से देख रही थी और फिर मैंने तुमसे पूछा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं और तुमने गुस्से में टीवी बंद कर दिया। ओ माय गॉड, हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, तो तुम मुझे किस करना चाहते हो? ये सुनकर वंदना तो आंखें फाड़े एक बार अनिरुद्ध को देखती और एक बार शिवांगी को, और डैनी वो तो बेचारा अपने कमरे से अखबार लेकर निकल ही था कि ये सारी बातें सुनकर वापस चला गया। और अनिरुद्ध आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था। अब तो उसका मन कर रहा था कि सुसाइड कर ले। इतनी देर से वो उसे शिवांगी को ये सब समझने की कोशिश कर रहा था तो वो समझी नहीं, लेकिन घर के अंदर आते ही उसे समझ आ गया कि अनिरुद्ध से क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इतने में शिवांगी फिर से खुश होकर बोली, अंडरस्को, बताओ ना अनिरुद्ध, तुम मुझे किस करना चाहते हो? अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, मैं बालकनी से जंप करना चाहता हूँ, इस दीवार में टक्कर मारकर मारना चाहता हूँ, इस टेबल पर अपना सिर फोड़ना चाहता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध गुस्से में अपने कमरे में चला गया और जाते ही उसने सबसे पहले कसकर अपना हाथ अपने माथे पर मारा और चटाक से आवाज हुई। आवाज इतनी जोर की थी कि डैनी वंदना दोनों ने कसकर आंखें बंद कर ली, लेकिन दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी। दोनों ही अनिरुद्ध के भावनाओं को समझ रहे थे, लेकिन शिवांगी नहीं समझ रही थी। उसे अभी भी प्यार का इतना एहसास नहीं था। उसे बस अनिरुद्ध चाहिए था और अपने पास चाहिए था। शिवांगी ने मासूम सा चेहरा बनाकर वंदना की ओर देखा और बोली, अंडरस्को, मैंने कुछ गलती कर दी। वंदना अब क्या ही समझाती, वो चुपचाप की किचन में चली गई। शिवांगी भी वंदना के पीछे पीछे में चली गई। वंदना अपने काम में ध्यान लगाने लगी, लेकिन शिवांगी बार बार वंदना के कभी इस साइड आती और कभी उस साइड और फिर बोली, अंडरस्को, बताए ना मम्मी, मैंने क्या गलती कर दी? अनिरुद्ध मुझसे नाराज क्यों हो गया? वो इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रहा था? मैं सच कह रही हूँ, वहाँ नीचे पार्किंग में भी वो मुझे यही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, फिर लिफ्ट में भी यही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और फिर गेट के बाहर भी यही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे देर से बात याद आई तो मैं क्या करूं? बताइए ना मम्मी, मैंने कुछ गलती कर दी। वंदना को समझ ही नहीं आ रहा था वे क्या करें। वंदना ने शिवांगी की ओर मटर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, वो तो पागल है, तुम तो समझदार हो ना, वो ऐसे ही गुस्सा कर रहा था,
लो तुम इन्हें छीन लो। शिवांगी ने मटर ले ली और डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे छीलने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अनिरुद्ध के गुस्से की ओर जा रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर अनिरुद्ध के कमरे को ही देख रही थी। फिर उसने वंदना को देखकर कहा, अंडस्को मम्मी, मैं एक बार अनिरुद्ध के पास जाऊं, उनसे पूछ लूं कि वो गुस्सा क्यों है। वंदना बोली, अंडस्को वो गुस्सा नहीं है, तुम बेकार इतनी फिक्र कर रही हो, तुम चुपचाप मटर छीन लो और किसी के सामने ये सारी बातें मत बताना। शिवांगी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे खटक रहा था कि उसका अनिरुद्ध गुस्सा हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने सारी मटर छीलकर किचन में कटोरी को रखती हुई बोली, अंडस्को माँ बताओ ना, मैंने कुछ गलत किया क्या। वंदना भी कुछ नहीं बोली, उसे तो खुद शर्म आ रही थी। वो शिवांगी को क्या ही जवाब देती। अब शिवांगी थोड़ा सा इरिटेट हो गई। वो बोली, अंडस्को ठीक है, मैं पापा से जाकर पूछती हूँ। ये सुनकर तो वंदना की आंखें हैरानी से फैल गई। वो शिवांगी को रोकती उससे पहले ही शिवांगी डैनी को ढूंढती हुई कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी डैनी कमरे से बाहर निकला। डैनी को देखकर शिवांगी बोली, अंडस्को पापा आपसे कुछ पूछना है। डैनी को समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी क्या पूछने की कोशिश कर रही है। आखिर उसके कान भी तो किचन में ही थे। डैनी ने अपने चश्मे को निकाला, आंखों में लगाया और बोला, अंडस्को बेटा जो पूछना है अनिरुद्ध से पूछो, वो तुम्हें सही जवाब देगा। तब तक मैं नीचे दुकान से पनीर लेकर आता हूँ। तुम्हारी माँ ने बहुत देर पहले मुझे पनीर लाने के लिए कहा था। इतना कहकर डैनी तो वहां से चुपचाप बचकर निकलता हुआ वंदना को देखकर मुस्कुराने लगा। वंदना हैरानी से डैनी को देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो खुद तो बचकर चले जाओगे और मेरा क्या। डैनी वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवांगी ने वंदना को देखा तो वंदना इस बार बोली, अंडस्को सही तो कह कर गए तुम्हारे पापा, जाकर अनिरुद्ध से ही पूछो कि वो गुस्सा क्यों है। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाए और जल्दी से अनिरुद्ध के पास चली गई। अनिरुद्ध गुस्से में बालकनी में खड़ा हुआ था। शिवांगी जाकर अनिरुद्ध के पास जाकर खड़ी हो गई है। धीरे से बोली, अंडस्को बताओ ना क्यों गुस्सा हो। मुझे याद तो आ गया अब। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। वो अच्छे से जानता था कि उसे ये फीलिंग भी शिवांगी के अंदर डेवलप करनी है, वरना वो किसी के सामने कुछ भी बोल देगी और फिर उसकी इंसल्ट होगी और शिवांगी की इंसल्ट हो, ये अनिरुद्ध नहीं चाहता था। अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में लेकर आया और फिर बालकनी का दरवाजा बंद किया और फिर दूसरे दरवाजे को देखकर बोला, अंडस्को जाओ उस गेट को बंद करके आओ। शिवांगी जल्दी से गई और उस गेट को बंद करके आ गई। जैसे ही शिवांगी अनिरुद्ध के पास आई, अनिरुद्ध ने शिवांगी की कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से सटाया। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को आंखें बंद करो। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हल्का सा किस किया और शिवांगी को बहुत अच्छा सा फील हुआ। अनिरुद्ध ने धीरे से शिवांगी के कान में कहा, अंडस्को कुछ महसूस हुआ तितली। शिवांगी अटकती हुई आवाज में बोली, अंडस्को अनिरुद्ध अच्छा सा लग रहा है। शिवांगी आंखें खोलने को हुई। अनिरुद्ध ने कहा, अंडस्को आंखें मत खोलो तितली, जब मैं कहूंगा तभी खोलना। शिवांगी ने फिर से आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने फिर से शिवांगी के दूसरे गाल पर किस किया और धीरे से बोला, अंडस्को अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है। शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए, अंडस्को अच्छा लग रहा है अनिरुद्ध। अगले ही पल अनिरुद्ध ने शिवांगी के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। शिवांगी की आंखें हैरानी से फैल गई। ये उसके लिए नया सा एहसास था। वो अनिरुद्ध को खुद से दूर करने लगी और अनिरुद्ध भी उससे दूर हो गया। शिवांगी अपने होठों को साफ करते हुए बोली, अंडस्को अनिरुद्ध तुम कितने गंदे हो। अनिरुद्ध ने कहा, अंडस्को अच्छा उस दिन टीवी में तुम ये सब नहीं देख रही थी। अब हम पति पत्नी बनेंगे तो क्या हम ये सब नहीं करेंगे। शिवांगी अब कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे अनिरुद्ध की हरकत पर गुस्सा आ गया। वो फिर से अपने होठों को ठीक से साफ करते हुए बोली, अंडस्को फिर मुझे नहीं बनना तुम्हारी पत्नी, ऐसे ही तुम्हारे पास रहना है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और अपने तरफ खींचा और एक बार फिर उसके होठों को कैप्चर कर लिया।
शिवांगी अनिरुद्ध को खुद से दूर करने लगी, लेकिन इस बार अनिरुद्ध शिवांगी से दूर नहीं हुआ। एक मीठी सी किस के बाद शिवांगी से दूर हुआ तो शिवांगी की आंखों में तब तक पानी आ चुका था। शिवांगी रोते हुए बोली, अंडस्को, तुम बहुत गंदे हो अनिरुद्ध, बहुत गंदे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं बनना तुम्हारी पत्नी। इतना कहकर वो अपने आंसू साफ करने लगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को पकड़कर अपने सीने से लगाया और उसकी कमर को रब करते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें बुरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने महसूस ही नहीं किया। चैप्टर 544 आराध्या और अभिमान की लड़ाई। शिवांगी मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, बहुत गंदा, मुझे नहीं महसूस करना। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, महसूस करोगी तो गंदा नहीं लगेगा, एक बार और करें। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी और खुद को अनिरुद्ध की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनिरुद्ध ने शिवांगी को नहीं छोड़ा, पर उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर किया तो शिवांगी नम आंखों से अनिरुद्ध को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध शिवांगी के थोड़ा सा करीब हुआ और बहुत प्यार से बोला, अंडस्को, एक आखिरी बार बस महसूस करना, उसके बाद नहीं करूंगा। शिवांगी ने हल्की सी नजरें झुका ली, शायद अनिरुद्ध को परमिशन दे दी थी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर झुककर अपने प्यार का एहसास शिवांगी को कराने लगा और इस बार शिवांगी महसूस भी कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो दोनों उसे मीठे से एहसास को एक साथ महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध शिवांगी से दूर हुआ। शिवांगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, अभी गंदा लगा। शिवांगी ने अपना सलाइवा गटक लिया और झटके से अनिरुद्ध के सीने पर सिर रखकर उसे कसकर अपनी बाहों में बांध लिया। अनिरुद्ध ने भी अपनी पकड़ शिवांगी पर कस दी, जो शिवांगी कहना नहीं चाहती थी। अनिरुद्ध समझ गया था। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। शिवांगी को तो पहले ही अनिरुद्ध की आदत थी और अब तो अनिरुद्ध ने भी अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। शिवांगी धीरे से बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध, तितली को हमेशा अपने पास रखोगे ना? अनिरुद्ध ने भी बिना बाहें खोले कहा, अंडस्को, तितली तो हमेशा से ही अनिरुद्ध के पास थी और हमेशा ही रहेगी। जहां शिवांगी और अनिरुद्ध के बीच में प्यार का कन्फेशन हो गया था, वहीं आराध्या और अभिमान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी। अभिमान ने गुस्से में गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी, दरवाजा जोर से बंद किया और तेज कदमों से मेंशन के अंदर आ गया। आज मेंशन में आराध्या के अलावा कोई नहीं था। आराध्या अपने कमरे में बैठी हुई थी और उस एनवेल्प को निहार रही थी जो उसे कनिका ने भेजा था। आराध्या की सूजी हुई आंखों के सामने बार बार वो मंजर आ रहा था जब उसने होटल रूम में कनिका और विक्रांत को देखा था। उसके कानों में बार बार कनिका सिसकियां गूंज रही थी, जिसके वजह से आराध्या के आंसू बार बार उसके गाल से लुढ़क रहे थे। और तभी अभिमान ने गुस्से में दरवाजा खोला। अभिमान को दरवाजे पर देखकर आराध्या की आंखें लाल हो गई। अभिमान ने भी गुस्से में आराध्या को देखा और उसके सामने कुछ फोटोग्राफ्स फेंक दी। आराध्या ने उन फोटोग्राफ को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आराध्या और कार्तिक की फोटोज थी वो। आराध्या ने उन फोटो को उठाया और अभिमान की तरफ हैरानी से देखा। अभिमान ने अगले ही पल कमरे में आकर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, कार्तिक को जानती हो? आराध्या अब चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या की बाजू पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर फिर से दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कार्तिक को जानती हो? आराध्या अभिमान के गुस्से से डर रही थी। वैसे तो उसने कई बार अभिमान को गुस्से में देखा था, लेकिन उस गुस्से में और इस गुस्से में फर्क था। इस वक्त तो अभिमान की आंखें आग उगल रही थी। अभिमान ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जानती हो कार्तिक को? इस बार आराध्या ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। ये सुनते ही अभिमान ने आराध्या को छोड़ दिया और अपने पीछे रखी हुई एक कांच की टेबल को उठाकर जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। आराध्या अंदर तक कांप गई। कहाँ तो वो अभिमान से उसके सवालों का जवाब लेने वाली थी और कहाँ अभिमान उस पर इतना चिल्ला रहा है। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को देखकर कहा, अंडस्को, क्या लगता था कार्तिक तुम्हारा? आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने एक बार फिर चिल्ला कर कहा, अंडस्को, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या लगता था तुम्हारा?
आराध्या धीरे से बोली, अंडरस्को मेरा दोस्त था। ये सुनकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। उसने पास रखे एक सोफे पर जोर से लात मारी और बोला, अंडरस्को झूठ बोलती हो। अभिमान, रघुवंशी से झूठ बोलती हो। तुम्हारा दोस्त था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? ये सुनकर आराध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ना में ही गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडरस्को नहीं अभिमान, कार्तिक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा अच्छा दोस्त था, मैं सच कह रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब अभिमान आराध्या की बातों में आने वाला नहीं था। उसने ना में गर्दन हिलाई और बोला, अंडरस्को तुम्हारे जितनी झूठी, मक्कार और घटिया लड़की मैंने नहीं देखी। मुझे तुम बचपन से ही पसंद नहीं हो, लेकिन इस बच्चे की खातिर मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया, तुम्हें इस खानदान की बहू का दर्जा दिया। तुम दर दर ना भटको, इसीलिए मैंने अपनी पसंद का गला घोंटकर तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दिया, और तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम अपने पास्ट के बारे में मुझे बता दो। आराध्या अटकती हुई आवाज में बोली, अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं है अभिमान, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई पास्ट नहीं है। कार्तिक और मैं कॉलेज में मिले थे, हमारा तो बैच भी सेम नहीं था। मुझ पर यकीन करो, मैं सच में कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या का गला पकड़ लिया और फिर से उसे दीवार से लगाता हुआ बोला, अंडरस्को झूठ बोलोगी, फिर से झूठ, एक और झूठ। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं? कितने झूठ बोलगी आराध्या और मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। आराध्या को खांसी आ रही थी। वो अभिमान के हाथ पर मारे जा रही थी, लेकिन अभिमान ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। जब अभिमान को महसूस हुआ कि अगर उसने आराध्या का गला नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगी, तो उसने अपनी पकड़ ढीली कर ली और गुस्से में अपना पंच दीवार में दे मारा। अभिमान के हाथ से खून आने लगा, लेकिन परवाह किसे थी, उसके सामने तो उसकी दुनिया लूटी नजर आ रही थी। उसने सोचा था कि वो धीरे धीरे आराध्या को अपने दिल की बात बता देगा और उसके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, लेकिन यहाँ तो पैसा ही पलट गया। अभिमान ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को मेरी ही गलती है कि मैंने तुम जैसी लड़की को इस घर में आने दिया। मैं गलत था जो अपने माँ बाप की बातों में आ गया। बच्चे को अबॉर्ट करना था और तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर भेजना था, लेकिन इस बच्चे की वजह से तुम घर में आ गई। तुम्हें तो पैसा चाहिए था ना? अरे तो मुंह खोलती ना, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसा देता। मेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? पर तुम्हारा थोड़े से पैसों में क्या होता? तुम्हें तो रघुवंशी खानदान की बहू बनना था और तुम अपनी चालाकियां का इस्तेमाल करते हुए इस खानदान की बहू भी बन गई। पैसों के लिए मेरे साथ सो भी गई। तुमने आज तक नहीं बताया कि उस रात मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। मैं आज तक इस सवाल को तुमसे पूछता रहा कि मैं नशे में था, तुम होश में थी, लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अब समझ आया, तुमने जानबूझकर मुझे सेड्यूस किया होगा, मुझे अपने करीब आने पर मजबूर किया होगा, ताकि तुम सबको ये दिखा सको कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और इस घर की बहू बन जाओ। परफेक्ट प्लान बनाया था तुमने, और देखो तुम्हारा प्लान कामयाब भी हो गया। बन गई तुम इस खानदान की बहू, कर दी तुमने मेरी जिंदगी खराब। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अभिमान ने एक कदम आराध्या की तरफ बढ़ाया और उंगली दिखाकर कहा, अंडरस्को एक बात बताओ, मुझसे पहले कितने अमीरों पर ये पैतरा आजमा चुकी हो? कितने लोगों का नशे में फायदा उठाया है? ये सुनते ही आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खींचकर एक चांटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया और अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। अभिमान तो पहले ही गुस्से की आग में झुलस रहा था, आराध्या का चांटा उसमें घी का काम कर गया। उसने भी गुस्से में आराध्या की तरफ हाथ उठाया तो आराध्या ने गुस्से में अभिमान का हाथ वही पकड़ लिया और उसे झटकते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी, मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, तो तुम्हारा जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हो। मैं घटिया, मैं लालची, मैं अमीर लोगों को फंसाती हूँ, लेकिन तुम खुद क्या हो? दूध के धुले हुए हो क्या? तुम खुद का कैरेक्टर कभी नहीं बताया, खुद के बारे में कभी मुझे नहीं बताया। मेरा कार्तिक से कुछ नहीं था, फिर भी तुमने मेरा नाम कार्तिक के साथ जोड़ दिया और उसे एक पास्ट का नाम दे दिया। लेकिन खुद का क्या? खुद को तुमने कितनी आसानी से डिफेंस कर लिया, क्योंकि तुम अच्छे से जानते थे आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने बारे में नहीं बताओगे कि तुम खुद कितने घटिया हो? उद्धरण चिन्ह।
अभिमान हैरानी से आराध्या को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या कहना क्या चाहती है। एक सेकंड के लिए उसके मन ने कहा कि आराध्या खुद को बचाने के लिए अब उसे पर इल्जाम लगाएगी। अभिमान कुछ कहता, इतने में आराध्या ने भी अभिमान को उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को एक और शब्द नहीं वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम रघुवंशी खानदान के बेटे हो और शिवाय अंकल के दिल के टुकड़े। मुझे भी फोटोग्राफ दिखाई है ना तुमने, अब कुछ फोटोग्राफ्स मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आराध्या ने लॉकर में से फोटो निकालकर बिल्कुल वैसे ही अभिमान के मुंह पर मारी जैसे अभिमान ने आराध्या के मुंह पर मारी थी। आराध्या के ऐसे मूव से अभिमान हैरान हो गया। वो सुलगती हुई आंखों से आराध्या को देख रहा था, लेकिन अब आराध्या को डर नहीं लग रहा था। वो भी पूरे गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने नीचे नजर घुमाई तो वो अभिमान और एक लड़की की फोटो थी, लेकिन इस बार उसे फोटो में कनिका नहीं थी बल्कि कोई और ही लड़की थी। अभिमान उन फोटो को देख रहा था जो जमीन पर पड़ी हुई थी और आराध्या सुलगती हुई आंखों से अभिमान को देख रही थी। आराध्या ने ध्यान ही नहीं दिया कि जो फोटोग्राफ उसने अभिमान के मुंह पर मारी है वो कनिका की है ही नहीं। अभिमान ने गुस्से में आराध्या को देखकर कहा, अंडरस्को अब खुद बचने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ये सुनकर आराध्या के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई और वो बोली, अंडरस्को क्या बात है मिस्टर अभिमान रघुवंशी, अब बात अपनी पर आई तो डिफेंस खेलने लगे। अरे मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि मैं कार्तिक को अपना दोस्त कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अपनी शादी को बताने के गट्स भी नहीं है। अभिमान आंखें खड़े आराध्या को देख रहा था, फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को क्या बकवास है। आराध्या बोली, अंडरस्को मैं बकवास कर रही हूँ, क्या कनिका तुम्हारी वाइफ नहीं है। ये सुनकर अभिमान ने कसकर आंखें बंद कर ली। उसके लिए एक गली जैसा था, उसने कनिका को दिल से बहन माना था। अभिमान ने आराध्या की तरफ उंगली दिखाकर कहा, अंडरस्को जुबान को लगाम लगाओ आराध्या, वरना मारकर मेंशन के गार्डन में गाड़ दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रातों रात आराध्या कहाँ चली गई। आराध्या ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्को क्यों अपनी पर आए तो मारने पर उतारू हो गए। क्या कनिका तुम्हारी बीवी नहीं है? क्या तुम सनशाइन होटल में उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा रहे थे? क्या तुम दोनों एक ही बिस्तर में एक दूसरे से लिपटे हुए? अगले ही पल आराध्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और एक घिन के साथ बोली, अंडरस्को मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अभिमान ने गुस्से में आराध्या के जबड़े को अपने एक हाथ में भर लिया और बोला, अंडरस्को तुम्हारे जैसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतनी चालाक हो तुम कि तुम्हारी चालाकियां मेरी समझ में आती ही नहीं है। अब जब मैंने तुम्हारा धोखा पकड़ लिया तो तुम मेरा नाम कनिका के साथ जोड़ने लगी। तुम जानती भी हो कनिका कौन है? कनिका कार्तिक की बहन है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आराध्या ने अभिमान के सीने पर धक्का देकर उसे दूर किया और बोली, अंडरस्को इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि जो तुम कहोगे वो मान लूंगी। खुद को बचाने के लिए कनिका को कार्तिक की बहन बना दिया। उद्धरण चिन्ह। आराध्या ने भी एक उंगली अभिमान को दिखाते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर शिवाय रघुवंशी अब समझ आ रहा है कि तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी कनिका का ये प्लान है मुझे इस मेंशन से बाहर निकलने का। तुम्हारी पत्नी मेरे सामने हाथ जोड़ती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं और तुम यहाँ मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो ताकि आराम से मुझे इस घर से बाहर निकाल सको। मैं तो अच्छा खासा तुम्हें डिवोर्स दे रही थी, तुम ही मेरे पीछे आए थे कि तुम इस बच्चे को अपनाओगे और मुझसे शादी करोगी। कहते कहते आराध्या की आंखों में पानी आ गया। अब वो रोते हुए बोली, अंडरस्को जो दिल में है साफ साफ क्यों नहीं बोलते? मैं खुशी खुशी तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, नहीं आऊंगी तुम्हारी और तुम्हारी बीवी कनिका के बीच, लेकिन एक बात याद रखना, इस बच्चे को तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। चैप्टर 545 किसकी कसम जीतती है और किसका अभिमान टूटता है? आराध्या की बात सुनकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। उसने भी आराध्या की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को मुझे ये बच्चा चाहिए भी नहीं। ये सुनकर आराध्या हैरान हो गई। इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसके दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार जरूर होता है। लेकिन अभिमान ने गुस्से में आराध्या के इस वहम को भी तोड़ दिया। आराध्या आंखें फाड़े अभिमान को ही देख रही थी। फिर वे अपने होश में आए और बोली, अंडरस्को
ये तो अच्छी बात है ना मिस्टर अभिमान रघुवंशी कि तुम्हें मेरा बच्चा नहीं चाहिए। अभिमान ने भी आराध्या के स्वाभिमान को तोड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अंडरस्को, हाँ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर तो आराध्या और ज्यादा हैरान हो गई। आज पता नहीं दोनों के ऊपर कौन सी ग्रह थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे थे। आराध्या सुन पड़ गई। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या की बाजू पकड़ी और बोला, अंडरस्को, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और आज मेरी कही हुई बात सच हो रही है। निकलो मेरे घर से और चली जाओ उसी के पास जिसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो। आराध्या आंखें फाड़े अभिमान को देख रही थी। उसने अभिमान से, तर्क से, गुस्से से, तीनों तरीके से लड़कर देख लिया था, लेकिन अभिमान का अभिमान कम नहीं हुआ। वो अभी भी आराध्या को गलत ही समझ रहा था। अभिमान ने अब और बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने आराध्या की बाजू पकड़कर उसे मैंशन से बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, अंडरस्को, निकलो यहाँ से। तुम जैसी औरत की जरूरत हमारे घर में किसी को नहीं है। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मेरी जिंदगी में कैसे आ गई, मैं समझ ही नहीं पाया। समझता भी कैसे तुमने परफेक्ट प्लान जो बनाया था। मुझे तो पहले ही तुम दोनों भाई बहन पर शक था, आज तो मेरा शक पूरा हो गया। निकलो यहाँ से। आराध्या अभिमान के साथ खींचती हुई जा रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन अब उसने अभिमान को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अभिमान आराध्या को सीढ़ियों से होता हुआ नीचे तक खींच कर ले आया और फिर उसे लगभग गार्डन में खींचता हुआ लाया और उसे छोड़ता हुआ गुस्से में बोला, अंडरस्को, निकलो यहाँ से। आराध्या भी गुस्से में बोली, अंडरस्को, अभिमान अपनी गलतियों का ठीकरा तो किसी और पर फोड़ना कोई तुमसे सीखे। खुद शादीशुदा हो, खुद की बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही और गाली मेरे बच्चे को दे रहे हो। अभिमान ने आराध्या की तरफ देखकर चुटकी बजाए और बोला, अंडरस्को, निकल यहाँ से। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तू मेरे सामने खड़ी होकर बोल भी सके। तुझे सफाई देना मेरी शान के खिलाफ है। निकल, नहीं तो अभी गार्ड से कहकर तुम्हें धक्के देकर घर से निकलवाता हूँ और चली जाओ उसी के पास जिसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही है। आराध्या बहुत देर से लड़ रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे हारने लगी। कुछ बोलना आराध्या के बस में नहीं था। उसकी आंखें लगातार गीली हो चुकी थी। इतने में अभिमान ने फिर कहा, अंडरस्को, भूलो मत आराध्या, तुमने खुद कहा था कि तुम उस दिन का इंतजार करोगी जब मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा। मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम इस घर से जाकर अपना वादा पूरा करो। निकलो यहाँ से। आराध्या ने अपने आंसू पूछे और अभिमान को देखकर बोली, अंडरस्को, अभिमान, मुझे मेरे बच्चे की कसम, तुम्हारा अभिमान जरूर टूटेगा। तुम मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आओगे, मुझे मनाओगे, मुझे सिर्फ देखने के लिए मेरे आगे पीछे घूमोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आराध्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे भी मेरे अभिमान की कसम, अगर मैं तुम जैसी घटिया औरत के सामने झुक जाऊं तो खुद को गोली मार लूंगा। मरना पसंद करूंगा आराध्या, लेकिन तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आऊंगा। आराध्या ने भी आंसू पोंछे और सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडरस्को, देखते हैं मिस्टर अभिमान किसकी कसम जीतती है और किसका अभिमान टूटता है। इतना कहकर आराध्या पलट गई। उसकी आंखों में दुनिया भर के आंसू थे। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने अभिमान के साथ फेरे लिए थे। उसे वो पल याद आ रहा था जब अभिमान उसे अस्पताल से लेकर आया था। उसे वो पल याद आ रहा था जब अभिमान उसके लिए पजेसिव होता था। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, दोनों के बीच दूरी आ गई थी। आराध्या मेंशन से निकलकर चलने लगी। रात हो रही थी, धीरे धीरे बारिश भी होने लगी। अभिमान भी आराध्या को जाते हुए देख रहा था। वो भी बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसने अपनी अकड़ कम नहीं होने दी। फिर वो सीधा मेंशन के अंदर आया और स्टडी रूम में गया, जहां कुछ ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी। अभिमान ने बोतल उठाई और होठों से लगा ली और एक ही बार में उसे आधी खाली कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आराध्या अपनी बेइज्जती, दुख, स्वाभिमान को समेटे सड़क पर अकेली जा रही थी। कहाँ जा रही थी वो नहीं पता, लेकिन उसके कानों में अभिमान के कहे हुए कड़वे शब्द गूंज रहे थे। ऐसे शब्द जो उसने कभी अपने लिए नहीं सुने थे, आज अपने पति के मुंह से सुन लिए थे। ऐसे इंसान के मुंह से सुन लिए थे जिसके लिए वो महसूस करने लगी थी, जिसे वो भविष्य में प्यार करना चाहती थी। आराध्या चलती जा रही थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे।
बारिश के पानी में उसका चेहरा सुन्न पड़ गया था। वो चलती रही, फिर अचानक से सड़क के किनारे पड़े एक बेंच पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। और तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की ने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था, दिखने में अमीर घर की लग रही थी। चेहरे की खूबसूरती बता रही थी कि शायद ही जमीन पर पैर रखती हो। वो लड़की आकर आराध्या के पास रुकी और बोली, अंडस्को, हेलो, आप रो क्यों रही है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताइए, मैं आपकी फैमिली को बुला दूं। आराध्या बोलने की हालत में नहीं थी। उस लड़की को क्या ही बोलती। इतने में उस लड़की ने फिर कहा, अंडस्को, देखो रात बहुत हो गई है, बारिश भी हो रही है, देखो तुम्हारी वजह से मैं भी भीग रही हूँ। अब मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं आपको छोड़ दूंगी, या फिर अपने घर के किसी मेंबर का फोन नंबर बता दो। लेकिन आराध्या कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर तक वो लड़की ऐसे ही खड़ी रही। इतने में ड्राइवर छतरी लेकर बाहर आया और उस लड़की के सिर के पास रखता हुआ बोला, अंडस्को, मैम आप भीग जाएंगी। उस लड़की ने कहा, अंडस्को, ये भी तो भीग रही है और मैं कोई कागज की तो बनी नहीं कि भीग जाऊंगी। उस लड़की ने गहरी सांस ली और फिर से आराध्या को देखकर कहा, अंडस्को, हेलो, मेरी बात सुनो, देखो बहुत रात हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम जानती हो ना, रात को लड़कियों का बाहर निकलना सेफ नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे प्रेग्नेंट लग रही हो। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? आराध्या ने अपना चेहरा ऊपर किया, उस लड़की को देखा तो उस लड़की को थोड़ी सी उम्मीद नजर आई। वो बोली, अंडस्को, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाए और उस लड़की ने आराध्या को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। फिर वो लड़की बोली, अंडस्को, आपको कहाँ जाना है? एड्रेस बता दो। आराध्या ने रोते हुए अपना एड्रेस बता दिया। वो लड़की आराध्या से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन आराध्या की कंडीशन देखकर उसने कुछ नहीं कहा। करीब आधे घंटे बाद वो लड़की आराध्या को लेकर अभिमान के फ्लैट के बाहर खड़ी हुई थी। उसने बेल बजाई। 2-3 बार बेल बजाने के बाद अनिरुद्ध ने दरवाजा खोला और आराध्या को देखकर उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उस लड़की ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडस्को, ये आपकी? अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, बहन है मेरी। वो लड़की बोली, अंडस्को, ये मुझे रास्ते में मिली थी, बेंच पर बैठी हुई थी और बहुत रो रही थी। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ बोली नहीं। मुझे इन पर दया आ गई और मैं यहाँ लेकर आ गई। अनिरुद्ध ने आराध्या की बाजू पकड़ी और अपने सीने से लगा लिया, और अनिरुद्ध का सपोर्ट पाकर आराध्या और जोर जोर से रोने लगी। आराध्या इतनी जोर से रो रही थी कि अंदर तक आवाज आ रही थी, और आराध्या की आवाज सुनकर डैनी और वंदना दोनों ही भागते हुए बाहर आए। आराध्या को ऐसे देखकर दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वंदना ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोली, अंडस्को, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? अकेली आई हो क्या? आराध्या कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस रोए जा रही थी। अनिरुद्ध ने उस लड़की को देखा और हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को, थैंक यू वेरी मच। उस लड़की ने इट्स ओके कहा और वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बार अनिरुद्ध को पलट कर देखा और फिर वो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर चली गई। शायद कहीं ना कहीं उसे अनिरुद्ध के पर्सनैलिटी इम्प्रेस कर गई थी। 10 मिनट बाद आराध्या सोफे पर बैठी हुई थी। आराध्या के आसपास डैनी और वंदना बैठे थे। कितनी बार वो पूछने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन आराध्या के आंसू सुखी नहीं रहे थे। वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी। अनिरुद्ध खड़ा हुआ आराध्या को ही देख रहा था। अनिरुद्ध ने इस बार थोड़ा सख्ती से पूछा, अंडस्को, आराध्या, क्या हुआ है? आराध्या कुछ नहीं बोली। अब अनिरुद्ध का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया और वो बहुत चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, कुछ पूछ रहा हूँ आराध्या, क्या हुआ है? आराध्या एकदम से डर गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने वाले थे। अनिरुद्ध ने उंगली दिखाते हुए कहा, अंडस्को, एक और आंसू बहा तो मैं अभिमान को जान से मार दूंगा। मुझे बताओ, हुआ क्या है? बताओ जल्दी। तुम्हारी जिद की वजह से मैंने इस शादी को एक्सेप्ट किया, वरना मैं कभी उस कुत्ते आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करता। क्या कहा था तुमने मुझे? वो तुम्हारा ख्याल रखता है, ऐसा ख्याल लगता है वो तुम्हारा। तुम मेंशन से यहाँ आ गई इस हालत में और उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा। आराध्या धीरे से बोली, अंडस्को, मेंशन में कोई नहीं है। डैनी ने अनिरुद्ध को शांत करते हुए कहा, अंडस्को,
वो आज सरगम और मीरा का पता सबको चल गया, इसलिए वो लोग एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं गया नहीं। अनिरुद्ध ने गुस्से में अपने पापा को देखा और बोला, अंडरस्को, बस कीजिए पापा, मुझे उन लोगों के बारे में सफाई नहीं चाहिए। अगर मेरी बहन खुश नहीं है तो मैं उन्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर उसने फिर से आराध्या को देखा और बोला, अंडरस्को, हुआ क्या है आराध्या? आराध्या अब थोड़ा शांत हो गई थी। वो अनिरुद्ध को कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो अनिरुद्ध के नेचर से वाकिफ थी। वो जानती थी अगर उसने कुछ भी कहा तो वो सीधा जाकर अभिमान का कॉलर पकड़ लेगा। आराध्या कुछ सोचकर बोलती, उससे पहले ही अनिरुद्ध फिर चिल्लाया, अंडरस्को, तुम मुझे बताओगी या मैं जाकर सीधा उसे गोली मार दूं? आराध्या रोने लगी। फिर वो रोती रोती बोली, अंडरस्को, अभिमान को लगता है ये बच्चा उसका नहीं है। ये सुनकर वंदना, अनिरुद्ध तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बहन को क्या कहे। और फिर आराध्या ने रोते रोते जो कुछ भी अभिमान और आराध्या के बीच बात हुई, बहस हुई, लड़ाई हुई, वो सारी बातें अपने भाई के सामने बता दी। और अच्छा हुआ बता दी, आराध्या का दिल कुछ तो हल्का हुआ। अनिरुद्ध गुस्से में खड़ा हुआ सुलगती हुई आंखों से आराध्या को देख रहा था। और इतने में शिवांगी आराध्या के लिए पानी लेकर आई। शिवांगी मासूम थी। वहां क्या हो रहा था उसे कुछ नहीं पता था। शिवांगी को वहां देखकर अनिरुद्ध का गुस्सा दुगना हो गया। उसने शिवांगी के हाथ से पानी का गिलास लिया और वही जोरों से पटक दिया। कांच का गिलास जैसे ही जमीन पर गिरा, चटाक सी आवाज आई और शिवांगी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो ठीक हो गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि किसी का गुस्सा बर्दाश्त कर ले, वो भी उस इंसान का जिसके प्यार की आदत उसे पड़ चुकी थी। अनिरुद्ध ने अगले ही पल शिवांगी की कलाई पकड़ ली और गुस्से में उसे देखकर कहा, अंडरस्को, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन रो रही है और तुम यहाँ सिंपैथी दिखा रही हो। मेरी बहन खुश नहीं तो मैं तुम्हें क्यों खुश रखूं? मेरी बहन के बच्चे को तुम्हारे भाई ने गाली दी और मैं यहाँ तुम्हें बच्चों की तरह रखता हूँ। तुम्हारे भाई जितना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। अगर वो मेरी बहन को घर से निकाल सकता है तो मैं भी उसकी बहन को निकाल सकता हूँ। इतना कहकर उसने शिवांगी को खींचा, लेकिन दूसरी तरफ से डैनी ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने गुस्से में डैनी को देखा तो डैनी ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्को, इस सब में इस लड़की की कोई गलती नहीं। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, इसे और परेशान मत करो। औरतों की आड़ में मर्द नहीं लड़ते।